वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपना बहुत ही अधिक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से हमारे जानते हैं, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस के नाम से। ठीक है, तो रिजर्व्स एंड प्रोविजंस होते क्या हैं, इनको क्रिएट क्यों किया जाता है और इनके पीछे का मकसद क्या होता है। ठीक है, ये आज हम लोग अपने लिए क्लास में जानेंगे। तो आपको करना क्या है, देखो मैं आपको बताऊं कि हमारा चैनल क्या है। हम लोग अपने चैनल पे अकाउंट्स एंड इंग्लिश के लिए जो यहाँ अभी यूपी पीसीएल की जो न्यू जो वैकेंसी आई है अपडेटेड सिलेबस के साथ में कॉमर्स एक्सिस पे आप लोगों के लिए फ्री बैच दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी पैसा नहीं देना। आपको बस करना क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में वीडियो के साथ में जुड़ जाना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को डेली जितनी भी हमारी क्लासेस हैं वो मिलती रहें। तो सबसे पहले अपना प्रीवियस एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमने जो क्वेश्चन देते हैं हम लोग डेली अपनी क्लास में, नए होंगे तो आपको नहीं पता होगा, बट आप प्रीवियस वाली क्लासेस दिखाइए, आपको हर एक क्लास में क्वेश्चन कुछ न कुछ मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था प्रीवियस वाली क्लास में, व्हेन एन ऑडिटर इज एम्प्लॉयड बाय कंपनी टू ऑडिट इट्स अकाउंट इज नोन एज। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ये हमारा इंटरनल ऑडिटिंग कहलाएगी, एक्सटर्नल ऑडिटिंग नहीं कहलाती, लॉ गवर्नेंस कंप्लायंस ऑडिटिंग तो कुछ होती ही नहीं। ठीक है, फिर हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था, ऑडिटर कैन बी नोन एज। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है। तो इसमें हमारा वॉच डॉग होगा। ठीक है, ब्लड हाउंड और या फिर बोथ ऑफ द अबव या गवर्नमेंट एजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर वॉच डॉग होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके यूपीपीसीएल में तो आप लोग इसको कर देना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अपना प्रोविजंस। तो प्रोविजन से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई की। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, ठीक है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई हैं। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने 2019 में दिसंबर में एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया, मिस्टर वाई ने भी स्टार्ट किया, दोनों भाई भाई थे। ठीक है, इन दोनों में अब जंग होगी, अब आप देखना किस तरीके से। तो इन्होंने स्टार्ट किया तो इनका बिजनेस थोड़ा कम चला। इनको मतलब महीने पे 1 लाख रुपए की आमदनी होती थी। ठीक है, तो जैन में हुई, पर इनका बिजनेस बहुत जोड़ी से चला, इनको 2 लाख रुपए की आमदनी होती थी जैन में। तो इन्होंने क्या किया, इनको जब मतलब दिसंबर स्टार्ट किया, जनवरी में इनको प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का। तो इन्होंने क्या किया, इसमें से 10,000 रुपये, ठीक है, या 25,000 रुपये, चलो मान लो इन्होंने 25,000 रुपये क्या किया, असाइड में रख दिया। बट इन्होंने कहा मेरा तो बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, चलो मैं कुछ नहीं रखूंगा। ठीक है, ये जनवरी में आ गया। फिर हमारा क्या है, फेब में आया। तो फेब में आके भी इनको भैया 2 लाख का फिर से प्रॉफिट हो गया। इन्हें कहा अरे वाह, अब तो मेरा बिजनेस चल ही रहा है, अब मैं इसको नहीं रखूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, इनको फिर से 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से 25,000 रुपये रख दिया। मार्च में आके क्या हुआ, फिर इनको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। हम्म, फिर इन्होंने 25,000 रुपये निकाल के रख दिया। पर इन्होंने फिर वही किया अपना मिस्टर वाई ने, तो इन्होंने एक भी अपना पैसा नहीं रखा। तो इनके पास में आज के टाइम पे सेविंग्स कितनी थी हमारी, 0। जबकि इनके पास में सेविंग कितनी थी, 75,000। फिर क्या होता है, 2020 में आ जाती है। ठीक है, दिसंबर का 2020, मार्च आ जाती है। क्या होता है, गवर्नमेंट लॉकडाउन वगैरह लगा देती है, बिजनेस वगैरह बंद हो जाते हैं। तो इनके पास तो जो सेविंग्स या प्रोविजंस थे वो कितने था, 0 था। ठीक है, इनकी कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाती है। इनके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो कहते हैं हमें सैलरी दो। ये कहते हैं कि मेरे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, फिर ये सबको फायर कर दे, तो इनका जो धंधा होता है वो बंद हो जाता है। मिस्टर वहीं पे एक्स जो होते हैं, इनके पास में लोग आते हैं भाई हमें सैलरी, तो ये बोलते हैं कि हम तुम्हें थोड़ी थोड़ी सैलरी दे देंगे, मतलब थोड़ा बहुत कट कर देंगे, लेकिन आधी आधी सैलरी दे देंगे। तो लोग बोलते हैं ठीक है भैया, चलो इस आपत्ति के समय में आधी ही सही, पर दो हमको। ठीक है, ये दे देते हैं। तो इनका जो बिजनेस होता है वो बंद नहीं होता, वो एक तरीके से कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क आपने जाना कि क्या था। मिस्टर वाई ने तो यहाँ पे आके अपना जैसी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई तो इनका तो बिजनेस बंद हो गया। बट मिस्टर एक्स की जब अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई तो ये क्या हुआ, इनका बिजनेस जो तो चल गया। तो इन दोनों कंडीशन में बेटर ऑफ, मतलब कि अच्छा कौन है, तो अच्छा जो अगर हम बात बोलेंगे तो मिस्टर एक्स है। ठीक है, तो यही काम होता है किसका, हमारे प्रोविजंस एंड रिजर्व्स का, कि हमको किसी भी तरीके से हमारे भविष्य में आने वाली अनिश्चितताओं से हमें बचाया जाए। इफ एन अमाउंट इज पेबल इन द फ्यूचर एंड द अमाउंट इज सर्टेन, ठीक है, ये टर्म याद रखना, अमाउंट इज सर्टेन, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, यदि भविष्य में कोई राशि दे है और वो राशि निश्चित है तो यह एक दायित्व है। इफ द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लाइबिलिटी और एक्सपेक्टेड लॉस इज नॉट सर्टेन, ठीक है, अगर हमारा लॉस क्या है, सर्टेन नहीं है, मतलब हमारी देने वाले जो अपेक्षित हानि है या फिर हमारे जो राशि जो है वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, तो उस वाले केस में क्या होता है, एस्टिमेटेड अमाउंट इज सेट असाइड बाय डेबिटिंग द पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करके कुछ अपना अमाउंट निकाल लेते हैं। जो हम अमाउंट जो निकालते हैं वो किस नाम से जाना जाता है, वो प्रोविजन नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अलग रखी गई राशि को प्रावधान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो भी कोई आपने राशि को अलग से निकाला वो क्या कहलाएगा, मेरा प्रोविजन कहलाता है। 10, प्रोविजन मीन्स एन एस्टिमेटेड अमाउंट टू मीट एन अनसर्टेन लॉस इन फ्यूचर। ठीक है, कोई भी हमारा अनसर्टेन जो लॉस आने वाला, मतलब कोई भी अनिश्चित जो भविष्य में कोई भी अगर हमारी लॉस हानि या व्यय होने वाला है, उसके लिए जो भी कुछ हमारा बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रावधान कहते हैं।
ठीक है। सम ऑफ द एग्जांपल्स अब देखो कौन से हैं, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये सारे के सारे हम लोग करते रहते हैं अपने उसमें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको इसमें से नोट डाउन क्या क्या करना है, वो मैं अभी आपको हाईलाइट कर दूंगा और आप लोग उसको नोट डाउन कर लो। तो देखो सबसे पहले तो ये वाली, द अमाउंट इज सर्टेन इट इज लायबिलिटी, ठीक है। फिर ये वाला नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स, ताकि आप लोग कभी मतलब फ्यूचर में जैसे पढ़ो तो आपको याद रहे, ठीक है। इस चीज को कर लो, इस चीज को कर लो और इस चीज को कर लो, ठीक है। इतनी चीजें लिख के रख लो इससे प्रोविजन से, बाकी आपको प्रोविजन में आप सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि क्वेश्चन प्रोविजन से ये नहीं पूछेगा व्हाट इज प्रोविजन, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा जो मैंने इसमें आपके पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। एक्युरल अजम्पशन पे बेस्ड होता है क्या, हमारा जो प्रोविजन का जो अजम्पशन होता है वो एक्युरल अजम्पशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो इस चीज को गांठ बांध लो, लिख लो कि एक्युरल बेसिस पे ही हमारा जो एक्युरल अजम्पशन बेसिस पे ही हमारे जो प्रोविजंस होते हैं वो क्रिएट होते हैं। प्रोविजंस आर कंसिडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट रिवेन्यू और प्रॉफिट्स, ठीक है। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोविजन से रिवेन्यू में से कौन सा अगेंस्ट रिवेन्यू प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप लोग ये चीज याद रखना, प्रोविजंस जो होंगे वो चार्ज अगेंस्ट द रिवेन्यू या फिर प्रॉफिट होते हैं। इट इज चार्ज टू पी एंड एल, ठीक है। ये हमारा चार्ज किस पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे होता है। इट इज क्रेडिटेड बाय डेबिटिंग द पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट के करके मतलब अपने उसको प्रोविजंस को जो होते हैं वो डेबिट होते हैं किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और उसके बाद में इनको बनाया जाता है। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना कि इनको कभी शेयर होल्डर से हम लोग डिवाइड नहीं करते, जबकि रिजर्व के केस में ऐसा हो सकता है, वो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। तो देखो प्रोद्भवन अनुमान प्रावधानों के लिए लेखांकन धारणा के लिए मौलिक है, ठीक है। तो इसका जो मतलब अजम्पशन जो बेस्ड होता है वो कौन सा होता है, हमारा एक्यूरल बेसिस या फिर प्रोद्भवन अनुमान, ठीक है। प्रावधानों को राजस्व मुनाफे के खिलाफ आरोप आरोप के रूप में माना जाता है, मतलब इसको क्या किया जाता है, इसको उसके पर प्रॉफिट से निकाला जाता है अलग से, ठीक है। मतलब प्रॉफिट इसको, ये प्रॉफिट की वजह से नहीं, ये प्रॉफिट को कम और करता है जबकि, ठीक है। यह लाभ और हानि का प्रभार है, यह लाभ और हानि खाते का डेबिट करके बनाया गया है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। यह शेयर धारकों के बीच लाभांश के रूप में वितरण के रूप में उपलब्ध नहीं है। इन वाले पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आना ही आना होता है। अगर आपसे प्रोविजन से क्वेश्चन पूछा गया, प्रोविजन या फिर रिजर्व से, तो आपके क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाएगा। और इनसे प्रोविजन में से मतलब क्वेश्चन बनना बहुत ज्यादा आम सी बात है, कोई बहुत वाली बात नहीं है। अब क्या आता है हमारा नीड फॉर प्रोविजन, हमारी जो नीड क्यों अराइज होती है, किसकी वजह से, प्रोविजंस की वजह से, ठीक है। तो मतलब कि प्रोविजन आखिरकार क्रिएट क्यों की जाते हैं, तो होता है हमारा डेप्रिसिएशन, रिन्यूएबल, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। जैसे हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट किया जाता है। ए नॉन लाइबिलिटी, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या हुआ कि जैसे फ्यूचर रिटेल, ठीक है, एकदम लाइव एग्जांपल है, आप लोग न्यूज़ में पढ़ते होंगे, फ्यूचर रिटेल वर्सेस अमेजन अभी चल रहा है। हम्म? तो इस वाले केस में देखो फ्यूचर रिटेल भी हार सकती है, अमेजन भी हार सकती है। तो अब ये हमको पता है, फ्यूचर रिटेल को पता है अगर मैं कहीं हार गया तो मुझे इतना पेमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है। नॉन लाइबिलिटी है बट विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, लेकिन ये फ्यूचर रिटेल को ये नहीं पता कि कोर्ट कितना पैसा निकाल के देगा, है ना। कोर्ट कितना पैसा मतलब कि इनके लिए कहेगा कि आपको इतना पेमेंट करना है, तो इसके लिए क्या करेगा फ्यूचर रिटेल, कुछ अपना मतलब मानो कि हर महीने 1 करोड़ रुपए बचाता रहेगा। ये मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, मतलब ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, लेकिन 1 करोड़ रुपए, ये बात मतलब मेरी अनुमानित है, ठीक है। इस चीज को मत सोचना कि 1 करोड़ रुपए ये होगा। तो मतलब फ्यूचर रिटेल या फिर अमेजन दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक प्रोविजन बनाते रहेंगे, उनको ये पता है कि लाइबिलिटी अराइज होगी, बट कितनी होगी ये नहीं पता, ठीक है। ये समझ में आया कि नॉन लाइबिलिटी किस तरीके की होती है। फिर क्या होता है डिस्प्यूटेड क्लेम, तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हो कि भैया डिस्प्यूट हो रहा है। आ स्पेसिफिक लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट और इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। हमको लॉस हो गया किसमें, रियलाइजेशन ऑफ एसेट में या फिर हमारे पेमेंट ऑफ टैक्सेस के टाइम पे। रिडीमिंग द लाइबिलिटी, मतलब किसी भी लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए। राइटिंग ऑफ बैड डेट्स या फिर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। हमारे बैड डेट्स जिन्होंने हमसे पैसा तो लिया बट हमको कभी लौटाया नहीं, तो उनको रिडीम करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए भी। या फिर कंटिजेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, समझ में आया। तो देखो प्रोविजंस में आपके लिए इतना ही है, बट आपको इसमें जो चीजें याद रखनी है वो क्या थी, नीड्स ऑफ प्रोविजन, ये आप लोगों को याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज याद रखो, एक्यूरल अजम्पशन के लिए होता है, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट पी एंड एल होगा, रिवेन्यू या फिर प्रॉफिट में से निकाला जाएगा, डेबिट किया जाएगा पी एंड एल में से, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है हमेशा से, ये चीज का देखना। और शेयर होल्डर्स में कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, बाकी आपका प्रोविजन का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा।
अब हम लोग चलते हैं अपने रिजर्व पे। तो अभी हमने प्रोविजन अपना पढ़ लिया, प्रोविजन रिजर्व में से अब हम लोग पढ़ेंगे अपना रिजर्व्स। तो रिजर्व्स क्या होता है? फ्यूचर इन अनसर्टेन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। भविष्य में फ्यूचर हमेशा जो होता है वो क्या होता है? अनसर्टेन होता है। और जब हम किसी भी कंपनी को चला रहे हैं या हमारी कोई भी कंपनी चल रही है, तो उस वाले केस में तो बात बिल्कुल सही बात है कि फ्यूचर जो होता है अनसर्टेन होता है। इन द बिजनेस देयर आर लॉट ऑफ हैपनिंग्स विच में हैपन अनएक्सपेक्टेड, मतलब भविष्य अनिश्चित है। व्यापार में बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं जो हो सकती हैं अप्रत्याशित रूप से, ठीक है। अप्रत्याशित रूप से मतलब कि आपने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा हो जाए। जैसे कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोरोना वायरस इस तरीके से आ सकता है, लॉकडाउन लग सकता है ना, बिजनेसेस वगैरह बंद हो सकते हैं, बट हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि इन सब चीज़ों के लिए हमको रिजर्व वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं। फॉर दिस अरेंजमेंट ऑफ फंड्स इन अ वेल प्लान मैनर इज नेसेसरी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, हमको फंड्स वगैरह अरेंज करने पड़ते हैं, वो भी वेल प्लान मैनर में, हाँ। इसके लिए सुनियोजित ढंग से धन की व्यवस्था आवश्यक है। सम अमाउंट ऑफ टोटल अर्न फंड इन अ ईयर इज एंड नीडेड टू सेट असाइड एज अ रिजर्व। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ जैसे मानो कि हमको नॉर्मली प्रॉफिट होता था हमारा 2 लाख रुपए का, ठीक है। बट इस साल हमको कितने का हो गया? 3 लाख रुपए का हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 के 3 लाख रुपए उड़ा देंगे ले जाके? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे यार 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, क्यों ना हम इसको रिजर्व में डाल दें, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, रिजर्व में अपने डाल दिया। हाँ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा रिजर्व कहलाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई? चलो, फिर हमारा क्या आता है, रिजर्व्स आर द अमाउंट्स सेट। अब देखो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी, किसके लिए? रिजर्व्स के लिए। जैसे मैंने आपको कुछ चीजें अपनी प्रोविजंस के लिए बताई थी, उसी तरीके से कुछ चीजें किसके लिए होती हैं? रिजर्व के लिए भी होती हैं, ठीक है। रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। इसको हम लोग प्रॉफिट से निकाल के रखते हैं। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इस चीज को ध्यान रखना, ये क्या है? ये एक एप्रोप्रिएशन या फिर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है। ये कभी भी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट नहीं होगा, जो कि हमारा क्या होता है? प्रोविजंस होता है। तो इस चीज को नोट डाउन कर लो स्टार बना के, ठीक है। इट इज एन एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया था। रिजर्व्स आर नॉट मेंट टू कवर एनी लाइबिलिटी और डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। रिजर्व्स को कभी भी किसी भी तरीके की लाइबिलिटी या फिर किसके लिए मतलब डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो गई या फिर हमारा एसेट जो है वो घाटे में चला गया, उन सब चीज़ों के लिए क्रिएट नहीं किया जाता। एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? देखो इसके इसके एग्जाम्पल्स होते हैं भाई, जनरल रिजर्व्स हो गया, हाँ, रिजर्व्स फॉर एक्सपेंशन हो गया, रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स हो गया, रिजर्व फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जाता है? हम रिजर्व को क्रिएट करते हैं। रिजर्व वह राशि है जो मुनाफे में से अलग रखी जाती है, ठीक है। किससे? मुनाफे में से अलग रखी जाती है। यह व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए लाभ या संचित लाभ का विनियोग है, ठीक है। जितना भी हमें लाभ होगा, ये उसका क्या होगा, उसमें से मतलब कि एक पार्ट निकाल लिया गया। जैसे कि मानो, जैसा ही मैंने आपको 2 लाख और 3 लाख वाला एग्जांपल दिया था, उसी तरीके से समझो, ये हमारा पूरा का पूरा एक प्रॉफिट है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिजर्व है, ठीक है। तो ये एक तरीके से किसमें, ये प्रॉफिट में ही रहेगा, बट ये प्रॉफिट का एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से निकाल देंगे। लेकिन हमारा प्रोविजन क्या है? प्रोविजन हमारा एक अलग से एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। यह मुनाफे के लिए आरोपित नहीं है, या मुनाफे के खिलाफ आरोपित नहीं है, ठीक है। मुनाफे के खिलाफ आरोपित नहीं होता, जबकि ये मुनाफे का ही एक पार्ट होता है। संपत्ति के मूल्य में किसी भी देयता या मूल्यह्रास को कवर करने के लिए रिजर्व का मतलब नहीं है, ठीक है। इसके उदाहरण क्या होते हैं? तो सामान्य भंडार, विस्तार के लिए भंडार, ठीक है। जब भी हमको अपना मतलब फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो हम लोग हर साल 1-1 लाख रुपए बचाते जाएंगे। तो 10 साल बाद हमारे पास में 10 लाख रुपए होगा, तो हम लोग उसको कहीं जाके इन्वेस्ट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, इससे फ्यूचर जो होगा वो सेफ हो जाएगा, ठीक है। आप देखो टाइप्स ऑफ रिजर्व कितने तरीके के होते हैं। तो अगर हम जनरली देखें तो कैपिटल रिजर्व होता है और जनरल रिजर्व होता है। तो कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व में फर्क क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व जो होता है, ये कैसे होता है? ये कैपिटल प्रॉफिट से निकाला जाता है, ठीक है। इस चीज को रखना। और जबकि जो जनरल रिजर्व जो होता है, ये कैसे, हमारे जनरल जो P&L जो होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, उससे निकाला जाता है, ठीक है। फिर अब सर हमारा क्या नाम है, जो कैपिटल प्रॉफिट है वो कैसे होगा, और हमारा जो है जनरल रिजर्व है वो हमको कैसे पता लगेगा? तो वो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं अपने, कि हमारा कैपिटल रिजर्व और हमारा जो जनरल रिजर्व होता है वो क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने जनरल रिजर्व पे आते हैं। एज जैसे कि इसका नाम ही बोलते हैं, ये कैसा होता है हमारा, एज द जनरल, एज द जनरल
रिजर्व नेम सजेस्ट, द जनरल रिजर्व इज नॉट टाइड डाउन टू एनी स्पेसिफिक पर्पस। देखो जनरल रिजर्व का ना कभी कोई स्पेसिफिक एक पर्पस नहीं होता। वो क्या होता है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो आपने क्या किया, पैसे साइड में निकालना स्टार्ट कर दिया, और आप लोग को क्या होता है उससे ज़्यादा मतलब पैसे इस साइड में बचते जाते हैं और वो आपका रिजर्व क्रिएट होता जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है फिर उसके बाद में, इट कैन बी यूटिलाइज टू मीट एनी फ्यूचर कंटिजेंसी और अननोन लाइबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग कोई भी किसी भी तरीके की हमारी कोई भी कंटिजेंसी या लाइबिलिटी अराइज होती है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट लीगली मैंडेटरी। ठीक है, याद रखना जनरल रिजर्व कभी लीगली मैंडेटरी नहीं है टू क्रिएट जनरल रिजर्व। इट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट। इस चीज को याद रखना, जब सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तब ही हम लोग जनरल रिजर्व को क्रिएट कर सकते हैं, जबकि हमारे प्रोविजंस के केस में ऐसा नहीं है। प्रोविजंस के केस में अगर हमको सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तब भी हम लोग अपने प्रोविजंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक पार्ट होता है। इस चीज को नोट डाउन कर लो, सारे के सारे पॉइंट्स। हाँ, चारों के चारों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, जनरल रिजर्व जैसा कि नाम से पता चलता है, जनरल रिजर्व किसी विशेष उद्देश्य से बंधा नहीं होता। ठीक है, इसका उपयोग भविष्य की किसी आकस्मिकता या अज्ञात दायित्व को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य रिजर्व बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। सामान्य रिजर्व जो होता है इसको कोई भी मतलब कि कंपनीज लॉ या फिर कोई भी ऐसा प्रोविजन इसके लिए नहीं बनाया गया है कि आपको ये बनाना ही बनाना है। यह तभी बनता है जब पर्याप्त लाभ हो। ठीक है, इसको तभी क्रिएट किया जा सकता है जब एप्रोप्रिएट प्रॉफिट हो या फिर पर्याप्त लाभ हो। यह पी एंड एल विनियोग खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया गया है। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह दिखाते हैं, पी एंड एल के डेबिट साइड में दिखाते हैं। अब इसके और भी पॉइंट्स हैं। इट इज क्रिएटेड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस बट फॉर मीटिंग फ्यूचर कंटिजेंसीज। ये लिखने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग एनी फ्यूचर लॉस। ठीक है, ये भी लिखो मत, कोई बात नहीं। इट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट्स। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। इट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स इज दैट डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट्स। तो ये तो एक ही जैसे पॉइंट्स हो गए ना, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द, ये भी हो गया। ओनली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आर रिड्यूस बिकॉज ऑफ इट। ठीक है, इस चीज को लेकिन लिख लो कि जितना भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है किसमें, शेयर होल्डर्स में, वो इसमें निकाला जाता है। ठीक है, यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि भविष्य की आकस्मिकताओं को बनाया गया है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट देखो और कोई है नहीं इंपॉर्टेंट, यह है इसके कारण केवल वितरण योग्य लाभ कम होता है। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, कैपिटल रिजर्व। तो पहले हमने जनरल रिजर्व देखा अपना किसमें, रिजर्व्स में। फिर हमारा क्या आता है जनरल रिजर्व में जो एक और पार्ट आता है वो क्या होता है हमारा, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में देखो क्या होता है। A capital reserve is generally created out of profits which are of a capital nature। ठीक है, ऐसे वाले प्रॉफिट्स में से निकाला जाता है जो कैसे कैपिटल नेचर के होते हैं। कैपिटल नेचर के मतलब है पूंजीगत प्रकृति के होते हैं, जैसे सच एस कैपिटल गेन्स। ठीक है, हमको कोई भी कैपिटल गेन्स हो गया, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। इस चीज को नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हो गया। प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन हो गया, मतलब आपकी स्टार्टिंग होने से पहले का ही प्रॉफिट था आपके जो स्टार्टर्स से, जिनको क्या कहा जाता है, प्रमोटर्स कहा जाता है। अगर प्रमोटर्स कोई भी प्रॉफिट छोड़ जाते हैं वो सब भी इसमें आता है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ईटीसी। ठीक है, अगर आपका कभी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट किया और इसमें अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो वो भी इसमें आएगा। अब क्या कहता है, इट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स। ये कभी भी शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, इट इज यूज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस और लॉसेस ऑफ एबनॉर्मल वैल्यूज। इन दोनों को नोट डाउन कर लो कि ये कभी भी शेयर होल्डर्स में हमारा डिवीजन नहीं होगा, किसका, कैपिटल रिजर्व का। जबकि जो हमारा राइट ऑफ करने के लिए होंगे, कोई भी तरह कैपिटल लॉसेस हो गया, एबनॉर्मल लॉसेस हो गए, तो उसके लिए हम लोग कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कैपिटल, इसे शेयर धारकों के बीच लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका उपयोग व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने, पूंजीगत हानि या असामान्य प्रकृति के नुकसान को बट्टे खत्म करने के लिए डालने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिजर्व्स क्या होंगे हमारे। सबसे पहले एक देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो गया, सीआर हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स हो गए। ठीक है, इसे आपने पढ़ोगे कैपिटल रिजर्व्स हो गए। हाँ, मर्जर और एक्विजिशन की वजह से अगर कैपिटल रिजर्व अराइज होता है। स्टैचुरी रिजर्व्स हो गए हमारे, एसेट रिवैल्यूएशन की वजह से हो गया। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हो गए। ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या होता है हमारा, इन सब की वजह, इसकी वजह से हमारा जो होता है ये हमारा क्रिएट होता है क्या, हमारा जो था कैपिटल रिजर्व अकाउंट वो। ठीक है,
अब देखो इसमें थोड़ी बड़ी चीज़ें हैं। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। प्रॉफिट ऑन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। प्रॉफिट विच हैव नॉट बीन अर्न इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये सारे के सारे आपको याद में रखने हैं, ठीक है। अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ। हम कोई भी अचल तरीके की कोई भी हमारी संपत्ति को बेचते हैं और उसमें हमको कोई भी अगर प्रॉफिट हो जाता है तो वो हमारा कैपिटल नेचर का होता है, ना कि हमारा जनरल कोई भी प्रॉफिट होता है। जनरल प्रॉफिट जो होता है ये हमको अराइज होता है कैसे, जब हम अपने कोई भी गुड्स को या फिर गुड्स को सेल परचेज करते हैं उस सारे केस में, ठीक है। निगमन से पहले के लाभ, मतलब हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ उससे पहले के जो भी लाभ होंगे वो भी इसमें आएंगे। डिवेंचर के मोचन पर लाभ, ठीक है। डिवेंचर को जब हमने रिडीम किया है ना, वापस बुला लिया तो उस टाइम पे कोई लाभ हो गया। शेयर है डिवेंचर जारी करने पर प्रीमियम, ठीक है। शेयरों पर जब्ती का लाभ, व्यवसाय के अधिकरण पर लाभ, या और फिर लास्ट में हमारा जाता है लाभ जो व्यवसाय के, मतलब लाभ ऐसे लाभ जो कि बिजनेस की वजह से नहीं हुए बल्कि वो मतलब हमको हो गए कैसे, हमारे दूसरे कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से, ठीक है। वो सारे सारे हमारे किस में जाएंगे, वो सारे सारे हमारे कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। अब इसमें आता है कि कैपिटल रिजर्व का हम लोग यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखो कैपिटल रिजर्व का यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में एक एक चीज पढ़वा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज से ये क्रिएट हो सकते हैं और बाद में इसका यूसेज कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये चीज समझ में। तो देखो इसमें हमारे कहाँ पे यूज कहाँ पे कर सकते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर, अगर हमको बोनस शेयर इशू करना है तो राइटिंग ऑफ गुडविल, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशू एक्सपेंसेस, और फिर लास्ट में हमारा क्या था, राइटिंग ऑफ लॉसेस पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अगर हमारा पीरियड है, मतलब कि हमारा पीरियड इनकॉर्पोरेशन से पहले का कोई भी प्रॉफिट है तो उससे तो हम लोग कैपिटल बना सकते हैं, बट अगर हमारा कोई भी लॉस है तो उसको हम लोग इससे खत्म अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, फिर बाकी हम लोग देखते हैं अभी आगे। यारी चीज समझ आगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो नीचे पूछ लेना कमेंट में। अब हमारे आते हैं कि कुछ तरीके के रिजर्व जो होते हैं वो और भी तरीके के क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व एक इंपॉर्टेंट होता है। सीक्रेट रिजर्व देखो ज़्यादातर ना, मतलब कभी भी खुलेआम नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, मेनली तो ये बिजनेस पर्पसेस के लिए होता है। सॉरी, बिजनेस कह रहा हूँ, बैंकिंग बिजनेसेस के लिए होता है, ठीक है। बैंकिंग में सीक्रेट रिजर्व के लिए कहा गया है। अब देखो इसमें कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके लिए सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, जिनमें तो देखो उनके नाम सुन लो पहले आप, एक मिनट। तो जैसे हमारी होगी कौन सी, बैंकिंग होगी, ठीक है। बैंकिंग हो गई, और फिर जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होगी, हाँ। और हमारे कोई भी मतलब ऐसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, ठीक है। तो इन लोगों के लिए क्या, इन लोगों के लिए बोला भाई आरबीआई ने कि आप लोग, हाँ, आप लोग क्रिएट कर सकते हैं सीक्रेट रिजर्व। देखो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि कई बार क्या होता है कि जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है, ये लोग मतलब कि घाटे में चले गए, या फिर कोई ऐसी अफवाह उड़ गई कि हाँ भैया कि बिजनेस मतलब बंद होने वाला है या बैंक बंद होने वाला है। तो बैंक रन एक टर्म होती है, आपने सुना होगा, हाँ, बैंक रन एक टर्म होती है। तो बैंक रन से बचने के लिए ही सीक्रेट रिजर्व्स को ज़्यादातर क्रिएट किया जाता है, किसमें, बैंक्स में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना कि बैंक्स के लिए ही सीक्रेट रिजर्व्स को क्रिएट किया जा सकता है। समटाइम्स अ फर्म क्रिएट्स अ रिजर्व विच इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। इट इज नोन एज सीक्रेट रिजर्व और हिडन रिजर्व फॉर और इंटरनल रिजर्व। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस रिजर्व इज नॉट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लोग इसको हमारी बैलेंस शीट वगैरह में नहीं शो करते। इट स्ट्रेंथन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, प्रमोट्स कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। इसकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या होता है, स्थिरता आती है, आत्मविश्वास बनता है, और हमारा जो बिजनेस होता है उसको बढ़ने में मौका, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे किसमें, अगर कंपनी में आपको पता हो कि इसके पास में 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए रिजर्व है, ठीक है, आप लोग इसमें पैसे लगाने के लिए जा रहे हो, बट आपको उसी टाइम पे पता लगता है कि इस वाली कंपनी में 1 लाख रुपए तो ऊपरी रिजर्व है, जबकि इसका 1 लाख रुपए सीक्रेट रिजर्व भी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग उस वाली कंपनी में लगाओगे जिसमें 1 लाख रुपए सीक्रेट रिजर्व भी होगा, क्योंकि कहीं अगर उसका ये 1 लाख रुपए खर्च हो गया तो उसके पास में 1 लाख रुपए भी और भी बचा हुआ है, जिसकी वजह से वो कंपनी क्या करेगी, लॉस में नहीं जा करके वो कंपनी ऊपर ग्रो कर सकती है। फिर हमारा क्या आता है, रेवेन्यू रिजर्व, जिसको हम लोग राजस्व भंडार भी कहते हैं। तो रेवेन्यू रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ कैश डिविडेंड्स, ऑल्दो सम मे सेट असाइड फॉर अदर पर्पसेस, ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व्स हमारे वो होते हैं जो हम लोग अपने प्रॉफिट से निकालते हैं और कैश डिविडेंड के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनको
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, राजस्व भंडार राजस्व लाभ से विनियोग है, जैसे जिसे नकद लाभांश के माध्यम से वितरित किया जा सकता है, लेकिन उनको किसी और भी उद्देश्य के लिए, मतलब कि कोई और भी उद्देश्य जो कि हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, तो हम लोग उसके लिए उसको यूज कर सकते हैं। फिर हमारे क्या आते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व्स आते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिजर्व्स हमारे किस लिए आते हैं, ये हमारे आते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते हैं। हम लोग किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक रिजर्व को क्रिएट कर सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, स्पेसिफिक रिजर्व्स इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, इनके पर्पस भी स्पेसिफिक में, मतलब प्री डिटरमाइंड होंगे। ठीक है, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ओनली दैट पर्पस फॉर विच इट हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, इसको सिर्फ उसी लिए यूज किया जा सकता है जिसके लिए इसको बनाया गया है, अदर किसी पर्पस के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। वेदर अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट और सफर्स लॉस, इट इज ऑब्लिगेटेड टू क्रिएट स्पेसिफिक रिजर्व्स। ठीक है, भले ही हमको प्रॉफिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन तब भी हमको स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे कि कैपिटल रिजर्व हम लोग कभी क्रिएट कर सकते हैं जब हमको क्या हो, प्रॉफिट हो रहा हो, मतलब जनरल रिजर्व वगैरह तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हमको प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, समझ में आया? चले आगे, बहुत अच्छा। अब हमारा क्या होता है, रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड का मतलब क्या होता है, व्हेन अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट असाइड एंड यूज्ड इन द बिजनेस। ठीक है, इट इज अ रिजर्व, बट व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड अदर सरप्लस सेट असाइड एंड इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, इट इज नोन एज रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड का आपको याद रखना है कि ये क्या होता है हमारा, ये वाला बिजनेस, ये वाला फंड होता है जिसको हमने क्या किया है, बाहर बिजनेस से लगा दिया। जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड में अपना पैसा, मतलब आपको मानो कि 5 लाख रुपए की इस महीने की अर्निंग हुई, तो आपने इसमें से 2 लाख रुपए निकाले और इसको किसमें, इसको म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका रिजर्व फंड कहलाएगा। इन दिस केस द रिटेन्ड अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन सेफ सिक्योरिटीज विच आर रेडिली एंड इजीली रिलाइजेबल। ठीक है, तो इसको किस में, इसको मतलब सेफ साइड में लगाया जाता है। तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो ये हो गई कैसी वाली, मतलब कि अगर हम बोलें तो मतलब घपलेबाजी वाली बात होगी। क्यों भाई, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो अपने हिसाब से पैसा लगा लेंगे, हैं, वो कहते हैं हमने तो ये सोच के पैसा लगाया था कि ये इजी है या और मतलब कंपनी के लिए अच्छा होगा, बट वो तो अपनी मर्जी से कहीं पे पैसा लगा सकता है ना, जहाँ पे उसको अच्छा लगेगा कि हाँ यहाँ से मुझे प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं यहाँ पे पैसा लगा दूँ। ठीक है, रिजर्व फंड जब लाभ का एक हिस्सा अलग रह जाता है और व्यवसाय में उपयोग किया जाता है तो यह एक रिजर्व होता है। ठीक है, लेकिन जब लाभ और अन्य अधिशेष का हिस्सा अलग रखा जाता है और व्यवसाय के बाहर निवेश किया जाता है, तो इसे आरक्षित निधि के रूप में जाना जाता है। इस मामले में रखी गई राशि को सुरक्षित प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है जो आसानी से प्राप्त करने योग्य होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट वाला क्या था, सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड का मतलब क्या था, सिंकिंग फंड इज स्टेबलाइज्ड फॉर द फ्यूचर रिडम्पशन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट्स और लाइबिलिटीज or for replacement of assets or to renew a lease। ठीक है, a sinking fund is a fund built by an annual contributions। ठीक है, the contributions are invested outside the business in readily realizable securities, interest received on the investments reinvested in the same securities। तो sinking fund में देखो सिंपल सा फंडा है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने बिजनेस में से हम लोग प्रॉफिट अर्न, ठीक है, हमने प्रॉफिट अर्न किया और हमारा जो बिजनेस जो होगा उसमें क्या करेंगे, हम लोग एनुअल कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, एनुअली कंट्रीब्यूशन करेंगे अपने बिजनेस उस वाले फंड में और उसको हम लोग किसी जगह पे एक सेफली इन्वेस्ट कर देंगे। और अगर उससे हमको कुछ भी प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट आता है तो हम लोग उसको दोबारा से जाके उसी में जाके इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो सिंकिंग फंड, सिंकिंग का मतलब क्या होता है कि उसी में सिंक होते रहना, मतलब कि अंदर तक उसी में जाते रहना। ठीक है, तो इस तरीके से सिंकिंग फंड की डेफिनेशन होती है। आई होप आपको सारे के सारे हमारे जितने भी थे अभी तक के प्रोविजंस एंड रिजर्व्स वो सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आपको डाउट नहीं रह गया होगा, डाउट रह भी गया तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्या हमारा क्वेश्चन है आज का, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल गिफ्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा टैक्सेबल गिफ्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर योग्य उपहार है। गिफ्ट ऑफ ₹70,000 फ्रॉम एसएससी फादर। एसएससी के फादर ने उसको 75,000 रुपये का गिफ्ट दिया है। ठीक है, एसएससी के फ्रेंड ने उसे 75,000 रुपये का गिफ्ट दिया है। ठीक है, एसएससी के फ्रेंड ने दिया है कब, जब एसएससी का बर्थडे है तो उसमें 25,000 रुपये का दे दिया, या फिर एसएससी की ग्रैंड मदर ने उसको 1 लाख रुपये दे दिया। ठीक है, रुपए का उपहार निर्धारिता के पिता ने 75,000 रुपये का दिया है, या फिर रुपए का उपहार उसके दोस्त ने दिया है कितने का, 75,000 रुपये में, या फिर 25,000 रुपये का निर्धारिता के दोस्त ने उसके जन्मदिन के अवसर पर उसे क्या दिया है, 25,000 रुपये का प्राइज दिया है और निर्धारिता की दादी को 1 लाख रुपये का उधार उसकी दादी ने उसको दिया है। ठीक है भाई, हमें तो इतने महंगे महंगे गिफ्ट कभी मिलते नहीं है, तो जिनको मिलते होंगे उनको पता होगा कि टैक्सेबल है कि नहीं है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आता है, द अजम्पशन दैट सेज दैट बिजनेसेस कैन डिवाइड अप देयर एक्टिविटीज इनटू आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, अब आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, इसका मुझे आंसर बताना है। तो इसको हम लोग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं, गोइंग कंसेंट कंसेप्ट कहते हैं, मॉनिटरी या फिर पीरियोडिकली अजम्पशन कहते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको हिंदी में इसको मतलब एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, क्योंकि ये कोई स्टैटिक टाइप का नहीं है, ये एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। यह धारणा जो बताती है कि व्यवसाय अपनी गतिविधियों को कृत्रिम समय अवधि में विभाजित कर सकते हैं, वह है व्यापार इकाई धारणा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है, मौद्रिक इकाई धारणा या फिर अवधिकता धारणा। फिर हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, स्विचिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एवरी ईयर शुड वॉलेट द। अगर हम कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अपने बार बार चेंज करते रहते हैं, तो ये उनमें से कौन से हमारे लेखांकन सिद्धांत को क्या करता है, उल्लंघन उनका करता है। ठीक है, तो क्या हमारा कंजर्वेटिज्म है, हिस्टोरिकल है, फुल डिस्क्लोजर है या फिर कंसिस्टेंसी है। तो आपको इन चारों में से बताना है मुझे आंसर। ठीक है, मैं आप लोगों के आंसर्स को अपनी वीडियो में पुट करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कौन हमारा सही आंसर दे रहा है। ठीक है, आंसर नीचे मतलब जरूर खोजने के बाद में उसको जरूर डालना है, ताकि आप लोगों को क्या हो कि भविष्य में जैसे आप लोग करो तो क्वेश्चन अगर आपका पेपर में मिल जाए तो आप लोग क्या करोगे, इस वाले केस में आप वाला क्वेश्चन कर दोगे कि हाँ ये सर ने पूछा था और ये हमें आता है। तो चलो मैं आपको बता दूं, आपको अब क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, दूसरे को शेयर करना है, बताना है कॉमर्स एक्सिस आप लोगों के लिए किस तरीके से फ्री बैच दे रहा है, किसका, अकाउंटेंसी का एंड इंग्लिश का। ठीक है, दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ढूंढा करो। और अब तो वीडियो के नाम भी पड़ा रहता है 1 2 3 4। ठीक है, तो आप लोग 1 2 3 4 भी उसमें देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डालते हैं हम लोग। तो संडे को डालेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने करवाएंगे। बाकी अपने मिलेंगे कल वाली वीडियो, तो देखो अपनी वो रहेगी कौन से लिए, प्रीवियस ईयर की। और उसके बाद में फिर अपने मंडे को मिलेंगे इसी क्लास के साथ अपने। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को शेयर भी करें, ताकि और भी बच्चे जुड़ें, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि भैया हम फ्री में जो पढ़ा रहे हैं वो हमारा काम आ रहा है। ठीक है, तो कल मिलते हैं अपना। बाकी शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।